आज की कहानी है विरासत। अचानक जिला अधिकारी वेदांत राघव की सरकारी गाड़ी शहर के पुराने हिस्से में स्थित गोरी टी स्टॉल के सामने आकर रुकी तो चाय वाला रमेश घबरा कर खड़ा हो गया। गाड़ी का दरवाजा खुला और झक सफ़ेद कुर्ते में वेदांत बाहर आए। रमेश ने कांपती आवाज़ में पूछा, साहब चाय? वेदांत ने उसकी तरफ देखे बिना पूछा, यहाँ पहले जो चाय बेचता था धर्मपाल, वह कहाँ है? रमेश ने आंखें फैलाकर कहा। धर्मपाल काका? साहब वो तो कोई 4-5 साल पहले यह दुकान मुझे बेचकर मोरनापुर गांव चले गए। बीमारी में थे बेचारे, सूख कर परछाई हो गए थे। यह सुनते ही वेदांत के भीतर कुछ टूट गया। दिल की धड़कनें अनियंत्रित सी हो गई। मन में वही सवाल गूंजा, इतना अच्छा इंसान, कहीं मैंने देर तो नहीं कर दी? पास पड़ी टूटी कुर्सी पर डहते हुए वह लगभग खुद से बुदबुदाए, नहीं, ऐसा आदमी इतनी आसानी से कैसे चला जाएगा? रमेश ने सावधानी से पूछा, साहब 3 चाय बनाऊं? वेदांत ने आंखें बंद कर ली और धीमे से बोला, हाँ 3। वह शांत हो गया, पर भीतर उसका अतीत भारी चट्टान की तरह उठ खड़ा हुआ। उसे याद आया लगभग 10 वर्ष पहले जब वह भूखा प्यासा, थका हारा, टूटी हिम्मत के साथ इसी टपरी पर गिरा था। तब धर्मपाल काका ने बड़ा स्नेह से पूछा था, क्या हुआ बेटा, कुछ खाएगा? चाय बना दूं? उस समय वेदांत की आंखों में आंसू थे। काका पैसे नहीं हैं। काका ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा था, अरे पैसे की चिंता मत कर, तू भूखा दिखाई दे रहा है, चाय भी पिला दूंगा और बिस्कुट भी खा ले। उस दिन पहली बार किसी ने उसे बिना स्वार्थ के छतरी की तरह ढक लिया था। वह पूरा दिन वहीं बैठा रहा। फिर काका ने पूछा, घर से भाग आया लगता है? और वह बस सिर झुकाकर हाँ कर पाया था। आगे जो बात उसने बताई थी वह कलेजा काटने वाली थी। काका, माँ बाप बचपन में ही चले गए। मामा मामी के पास रहता हूँ, पर वे पढ़ने नहीं देते, सिर्फ काम करवाते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। तब धर्मपाल काका ने उसकी पीठ थपथपाई थी, बेटा दुनिया बहुत कठोर है। तेरी उम्र में यह दुनिया तुझे 2 दिन भी जीने नहीं देगी। चल मेरे साथ चल ले, मैं यहीं शहर में अकेला हूँ, कुछ कर लेंगे, पढ़ाई भी होगी। उसी पल वेदांत ने काका में पिता की छवि देखी थी। 3 साल वह काका के साथ उनके छोटे से किराए के कमरे में रहा। आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर थोड़ा बहुत कमाता था, मगर वह उसकी पढ़ाई के लिए काफ़ी नहीं था। फिर भी धर्मपाल काका ने हर दिन उसके लिए रोटी रखी, उसकी फीस चुकाई, उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। ग्रेजुएशन के बाद जब वेदांत ने सिविल सेवा का सपना बताया तो दिल्ली भेजने का इंतजाम भी उसी इंसान ने किया जिसके पास खुद कुछ नहीं था। काका ने उसे अपने पुराने परिचित का पता दिया, वहाँ कुछ पार्ट टाइम काम मिल जाएगा, पढ़ाई जारी रखना और अगर कभी दिक्कत आए तो चिट्ठी लिख देना। याद रखना बेटा, अब तुझे बड़ा आदमी बनकर ही लौटना है। वह दिन आज भी उसकी सांसों की धड़कन की तरह गूंजता था। दिल्ली जाते वक्त बस में बैठते हुए धर्मपाल काका ने कहा था, वेदांत तूने कभी खुद को अकेला मत समझना। मेरा कोई बेटा नहीं, पर आज से तू ही मेरा बेटा है। गांव में तेरी माँ है, तेरी 2 बहनें हैं, सावनी और रजनी, दोनों राखी बांधने का इंतजार करती है और तेरी माँ हर रात आसमान में चांद देखकर दुआ करती है कि तू बड़ा आदमी बनकर लौटे। वेदांत उस समय बस में बैठकर रो पड़ा था और बस चलने लगी थी। तब काका खिड़की के पास दौड़ते हुए बोले थे, तेरे बैग में टिफिन रख दिया है, भूख लगे तो खा लेना। वह टिफिन आज भी उसकी यादों में बंद है, मगर वह अपने सपने में इतना खो गया कि एक चिट्ठी भी नहीं लिख पाया। जितनी मेहनत उसने की, उसके प्रत्येक पसीने में काका की तस्वीर थी। 6 साल बाद जब वह IAS बन गया और उसे अपने ही राज्य की पोस्टिंग मिली तो सोचा, अब सबसे पहले काका को गले लगाऊंगा। पर जिंदगी इतनी सरल नहीं होती। चाय पीकर उसने सरकारी गाड़ी वापस भेज दी
और किराए की कार लेकर अकेला निकल पड़ा मोरनापुर की तरफ। रास्ते भर आंखें बंद थी और भीतर अपराध बोध की आग धधक रही थी। गांव पहुंचकर जब उसने लोगों से रास्ता पूछा और आखिरकार धर्मपाल काका के मिट्टी पक्के घर के सामने पहुंचा तो उसके कदम कांप उठे। आंगन में एक बूढ़ी गाय बंधी थी, बगल में टूटा टिन सेट और दो लड़कियां, एक बर्तन साफ कर रही थी, दूसरी सब्जी काट रही थी। वेदांत को आते देख दोनों एकदम से खड़ी हो गई। वह बिना कुछ कहे आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठ गया और पूछा, धर्मपाल काका कहाँ है? बड़ी लड़की सावनी ने धीमी आवाज में कहा, बाबा को गुजरे 4 साल हो गए, बीमारी में ही चले गए। एक झटके में जैसे धूप बुझ गई। वेदांत की सांस अटक गई। जिसे वह अपने हाथों से धन्यवाद देना आया था वह तो इस दुनिया में था ही नहीं। तभी छोटी रजनी अंदर भागी और एक पुराना फोटो लेकर आई जिसमें धर्मपाल काका और वेदांत एक साथ मुस्कुरा रहे थे। फोटो देखते ही दोनों बहनों ने चिल्लाकर कहा, माँ देखो भाई साहब आ गए, वेदांत भैया आ गए। भैया शब्द सुनकर उसका दिल पिघल गया और वह दोनों बाहें फैलाकर खड़ा हो गया। दोनों लड़कियां दौड़कर उससे लिपट गई जैसे बरसों का बिछड़ा भाई मिल गया हो। धर्मपाल काका की पत्नी बाहर आई, हाथ दूध से भरे हुए थे। वेदांत उनके पैरों पर गिर पड़ा। वह रोते हुए बोली, बेटा बहुत देर कर दी, तेरे बाबा तुम्हें अंतिम सांस तक याद करते रहे। वेदांत फूट पड़ा, माँ उन्हें क्या बीमारी थी? वह बोली, शहर से लौटकर पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई। 1 साल इलाज करवाया पर कुछ फायदा नहीं, फिर वो चले गए। बेटा धीरे से बोली, उनके जाने के बाद तेरी बहनों के चाचा हम पर टूट पड़े, कहते हैं जमीन उनके नाम कर दो वरना बेटियों की शादी नहीं होने देंगे। 10 दिन से तो और भी ज्यादा धमका रहे हैं। यह सुनते ही वेदांत ने हाथ पकड़कर कहा, माँ अब मैं आ गया हूँ, कोई कुछ नहीं छीन सकता। माँ ने भरे मन से पूछा, बेटा इतना बड़ा आदमी बना कि नहीं? और हल्का मजाक करते हुए बोली, थानेदार जितना। वेदांत ने आंखों में चमक के साथ कहा, उससे भी बड़ा। वह बोली, तहसीलदार जितना। वह मुस्कुराया, उससे भी बड़ा माँ, मैं जिला अधिकारी हूँ, आपके पूरे जिले का अफसर। सावनी और रजनी खुशी से उछल पड़ी। माँ की आंखें चमक उठी। उन्होंने दीवार के सहारे खड़ी देवरानियों को जोर से आवाज लगाकर कहा, सुन लो सब, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बेटा जिला अधिकारी है। अब अगर मेरी जमीन पर किसी ने आंख उठाई तो समझ लेना। आंगन में सन्नाटा फंस गया। वेदांत ने अपनी अब तक की सारी कमाई माँ के चरणों में रख दी। उसी दिन से वह हर रविवार इस घर आता रहा। माँ के लिए दवाएं, बहनों के लिए कपड़े लाता, उनके हर दुख में खड़ा रहता। दोनों बहनों की शादियां उसने पूरे मान सम्मान से करवाई और फिर माँ को अपने साथ शहर ले आया। अब माँ उसी के पास रहती थी और रोज कहती, अब मेरे वेदांत के लिए एक सुंदर लड़की ढूंढनी है। और वेदांत सिर्फ इतना कह पाता, माँ जो आपको पसंद हो वही मेरी पसंद है। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। आपका हर शब्द मेरे लिए मायने रखता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।